ऑटोट्रॉफ्स, जिनके अंदर हमारे प्लांट्स, एल्गी वगैरह आ जाते हैं, आर रियली फैसिनेटिंग ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे अनोखे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सन की रेस को कैप्चर करके उनसे अपना फूड बनाने की कैपेबिलिटी है। इसी फूड की हेल्प से प्लांट के सेल्स को ग्रो एंड डिवाइड करने के लिए एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स मिलते हैं एंड प्लांट ग्रो कर पाता है। दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं एंड प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं सनलाइट पर। तो देखा जाए तो बिना सनलाइट के हमारे प्लैनेट पर लाइफ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर कैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स में खाना बनाने का काम होता है लीव्स का। लीफ के सेल्स के अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। यही वो स्पेशल जगह है जहाँ फोटोसिंथेसिस जैसी मैजिकल प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: CO2, वाटर एंड सनलाइट। CO2 बाहर के एनवायरनमेंट से डिफ्यूज़ होकर लीफ सेल्स के अंदर आती है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। लीफ के चारों तरफ एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग प्रेजेंट होती है। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए गैसेस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए इस एपिथेलियल कवरिंग को क्रॉस करके लीफ के अंदर बाहर मूव करना बहुत मुश्किल होता है। बट आप लोग चिंता मत करो, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेचर ने लीफ के एपिथेलियम में बहुत सारी छोटी छोटी विंडोज बनाई हैं ताकि लीफ के अक्रॉस इजीली वाटर एंड गैसेस का मूवमेंट हो सके। इन विंडोज को हम स्टोमेटा बोलते हैं। बट इन विंडोज के साथ एक प्रॉब्लम है। लीफ के अंदर प्रेजेंट वाटर इन विंडोज के थ्रू लीक करके इवेपोरेट करता है एंड एक्सेस वाटर का लॉस होने से प्लांट डिहाइड्रेट हो सकता है। इसीलिए नेचर ने इन विंडोज को कंट्रोल करने के लिए 2 गार्ड्स भी बनाए हैं। इन गार्ड्स को हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। जब प्लांट को CO2 की ज़रूरत नहीं होती तो ये गार्ड सेल इन विंडोज यानी स्टोमेटा को बंद कर देते हैं ताकि वाटर का लॉस ना हो। इंटरेस्टिंग राइट? ओके, तो हमने फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड पहली चीज़ यानी CO2 तो लीव्स तक पहुंचा दी। अब देखते हैं कि वाटर लीफ सेल्स तक कैसे पहुंचता है। प्लांट के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है रूट्स का। रूट से एब्जॉर्ब होने के बाद वाटर प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू लीव्स एंड प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। बट रूट सॉइल से खाली वाटर ही एब्जॉर्ब नहीं करती, बट उसके साथ साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम जैसे मटेरियल्स भी एब्जॉर्ब करती है। ये सभी चीज़ें प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। नाइट्रोजन प्लांट की प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि फार्मर्स अपनी फील्ड में काऊ डंग डालते हैं जिसे हम खाद बोलते हैं। काऊ डंग में हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। बट आजकल फार्मर्स नाइट्रोजन एंड बाकी न्यूट्रिएंट्स के लिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने लगे हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी हो जाती है, बट इनके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसीलिए हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज़ को अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो हमने फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर भी पहुंचा दिया लीव्स तक। अब एक आखिरी चीज़ और बची है जो कि है सनलाइट। So now let's enter inside the chloroplast and see how the magic of photosynthesis happens. क्लोरोप्लास्ट लीफ सेल्स में प्रेजेंट एक ऑर्गेनेली होती है। इसके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोफिल का ही होता है। ये क्लोरोफिल एक स्पेशल मैकेनिज्म से जुड़ा होता है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें प्रेजेंट एनर्जी को इसी मैकेनिज्म के थ्रू हार्नेस करता है। इस एनर्जी को हार्नेस करने के लिए वाटर की भी ज़रूरत होती है जो कि रूट से एब्जॉर्ब होकर लीव्स तक पहुंचता है। इस एनर्जी को हार्नेस करने की प्रोसेस में ये वाटर स्प्लिट होके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जिससे आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस इसकी ब्यूटी इंजॉय करो। वाटर के स्प्लिट होने से जो ऑक्सीजन बनती है वो लीव से बाहर निकलकर सोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है
एंड इस मैकेनिज्म के थ्रू जो एनर्जी हार्नेस होती है वो एनर्जी का यूज़ करके प्लांट एक और मैकेनिज्म के थ्रू 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स को एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। यही ग्लूकोज प्लांट का फूड होता है। इंटरेस्टिंग राइट? तो देखा आपने कि कैसे प्लांट ने सिर्फ सनलाइट, वाटर एंड CO2 का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना लिया। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस का एग्जैक्ट मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है ना कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट 6 CO2 एंड 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके उन्हें सनलाइट की हेल्प से 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। एंड इस प्रोसेस में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं एंड 6 न्यू H2O के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की एग्जैक्ट इक्वेशन ये है। ओके, तो लीफ ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड तो बना लिया, बट जिंदा रहने के लिए इस फूड की ज़रूरत खाली लीफ को ही नहीं बल्कि प्लांट के सभी पार्ट्स को है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स बिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं एंड इनमें से सभी सेल्स का अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। इसीलिए प्लांट के सेल्स अमीबा की तरह सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते एंड सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए लीफ में बनाया हुआ फूड खाली लीफ सेल्स यूज़ नहीं करते बल्कि वो फूड प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। इंटरेस्टिंग राइट? प्लांट के सेल्स इस फूड को ब्रेक करके उससे अपने लिए एनर्जी बनाते हैं। एंड जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वो प्रोसेस जिससे सेल्स फूड में प्रेजेंट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो प्लांट के सेल्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस से इस फूड में प्रेजेंट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके उसे यूज़ करते हैं। रेस्पिरेशन के लिए प्लांट सेल्स फोटोसिंथेसिस से बनाए गए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक करके उसे वापस CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसे प्लांट सेल्स ATP की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं एंड इस एनर्जी की हेल्प से ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब पहले प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से पहले CO2 एंड वाटर को सनलाइट की एनर्जी से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है एंड फिर प्लांट के सेल्स इसी ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक करके उसे वापस CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। माइंड ब्लोइंग राइट? बट पाजी, जो CO2 प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एनवायरनमेंट से ली थी वो तो रेस्पिरेशन के टाइम पे एनवायरनमेंट में फिर से रिलीज कर दी। सिमिलरली जितनी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम एनवायरनमेंट में रिलीज की थी उतनी ही रेस्पिरेशन के टाइम वापस से यूज़ कर ली। तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि प्लांट्स एनवायरनमेंट से CO2 कम करते हैं एंड ऑक्सीजन बढ़ाते हैं? अरे वाह मोगली, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है तूने तो। एक्चुअली क्या होता है ना कि प्लांट फोटोसिंथेसिस से बनाए गए सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स को रेस्पिरेशन के लिए यानी एनर्जी बनाने के लिए यूज़ नहीं करता। इनमें से बहुत से मॉलिक्यूल्स प्लांट का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। इन्हीं शुगर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से तो प्लांट सेल्स को ग्रो एंड डिवाइड करने के लिए रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। देखा जाए तो एक तरह से पूरा ट्री ही मोस्टली एनवायरनमेंट से कैप्चर्ड CO2 एंड वाटर से बनाए गए प्रोडक्ट से ही बना हुआ होता है। तो अब समझे आप कि प्लांट्स कैसे एनवायरनमेंट से CO2 को कैप्चर करके उसे डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर ही स्टोर कर लेता है। तो इस तरह से प्लांट एनवायरनमेंट से CO2 कम करके ऑक्सीजन को बढ़ाता है। जब एक प्लांट डेड होके डिकम्पोज होता है तो उसके अंदर स्टोर्ड CO2 एनवायरनमेंट में वापस से रिलीज हो जाती है। बट कुछ सिचुएशंस में प्लांट एंड एल्गी डेड होने के बाद पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होते एंड वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, CNG वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो वो CO2 जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले उन प्लांट्स ने अपने अंदर स्टोर की थी वो वापस से एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। फॉसिल फ्यूल्स के अलावा एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन के नाम पे की जाने वाली डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर की वजह से भी ट्रीज में स्टोर्ड CO2 एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। इसी इंक्रीज CO2 लेवल्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स आती हैं। एनवायरनमेंट में CO2 का अमाउंट इंक्रीज करके
हम लोग एक तरह से नेचर के अपोजिट चल रहे हैं, जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लांट अ ट्री एंड मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, मैं आप लोगों को फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक और रियल लाइफ एप्लीकेशन बताता हूँ। जैसा कि हमने अभी देखा था कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से बनाए गए सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं होते। तो डे टाइम में जब सनलाइट होती है एंड प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, उस टाइम पे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द एनवायरनमेंट बाय फोटोसिंथेसिस इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इसीलिए प्लांट्स डे टाइम में ओवरऑल ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड एनवायरनमेंट से CO2 लेते हैं। बट रात के समय जब सनलाइट ना होने की वजह से प्लांट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, बट जिंदा रहने के लिए प्लांट में 24/7 रेस्पिरेशन होती है, इसीलिए रात के टाइम पे प्लांट्स ऑक्सीजन को लेके CO2 को रिलीज करते हैं। शायद इसीलिए ही हमारे बड़े हमें रात के टाइम पे ट्रीज के पास जाने से मना करते हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग? एक राज की बात और बताता हूँ। कुछ प्लांट्स ऐसे अनोखे होते हैं जो रात को फोटोसिंथेसिस ना होने के बावजूद भी ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं। इसके मैकेनिज्म के बारे में आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। चल मोगली, गेस करके बता कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो रात को भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। पाजी, मोगली तो अपने कूलर में पानी भरने गया है। नमूने कहीं के। चलो मैं ही बता देता हूँ। क्या आपने कभी किसी को घर में कहते हुए सुना है कि घर में मनी प्लांट लगाना शुभ होता है? मनी प्लांट घर में लगाना अच्छा इसीलिए होता है क्योंकि वो रात को भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और भी बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो रात को ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एंड आई थिंक कि आपके रूम में या फिर आपके गार्डन में इनमें से बहुत से प्लांट्स प्रेजेंट होंगे। एंड अगर नहीं हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने रूम में विंडोज़ के पास इनमें से कोई प्लांट रख लें। इससे रूम में ऑक्सीजन एंड CO2 का बैलेंस बना रहता है। चलो भाई, इसी के साथ हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।